अस्सलाम दोस्तों, आज की नशिस्त में खुशामदीद। मैं हूं इकबाल खुर्शीद और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत, मुमताज मुसव्विर, फिक्शन निगार, फिल्मसाज और एक प्योर आर्टिस्ट जनाब मुमताज हुसैन साहब। मुमताज साहब, खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच इकबाल खुर्शीद साहब, मुझे इनवाइट करने का अपने शो में। सर, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और न्यूयॉर्क में है इस वक्त मुमताज साहब, हम कराची में हैं। यहाँ सुबह के 11 बजे हैं, तकरीबन 12 बज चुके हैं और वहाँ रात है। तो ये सिलसिला था, तकनीकी सहूलत का हमने इस्तेफादा किया। अच्छा, मुमताज साहब से मुतालिक अगर मैं तारुफ करवाने पे जाऊँ तो खासा वक्त लगेगा, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि बतौर मुसव्विर, बतौर पेंटर, एक बहुत ही इस्टेब्लिश नाम है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। कई बैन अवी ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। जब फिल्म साजी की जानिब आए तो कई तजुर्बात किए। रूमी पे उन्होंने एक फिल्म की, मौलाना रूम पे, जो गुलाम अब्बास का अफसाना है ओवर कोट, उसे फिल्म की शक्ल दी। एक फीचर फिल्म है उनकी, लव सॉरी आर्ट इक्वल्स टू लव स्क्वायर, जिसे मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया। एक मर्डर मिस्ट्री है जो एक पेंटिंग के गिर्द घूमती है और कई जगह पे कई जो इवेंट्स होते हैं या एक्टिविटीज जहां पे भी इस फिल्म को पेश किया गया, इसका खासा चर्चा हुआ। एक और फिल्म पे वो काम कर रहे थे। जब आखिरी बार हमारी उनसे मुलाकात हुई उसके बारे में मैं पूछूंगा कि उस फिल्म या किसी और फिल्म के प्रोजेक्ट पे उनकी तवज्जो है। जाहिर सी बात है, कोरोना क्राइसिस की वजह से चीज़ें महदूद हुई हैं। अफसाना निगारी उनका एक अहम हवाला है। बहुत ही मुनफरिद अफसाने लिखे जिनमें ताजगी थी, नयापन था, वो जदीद रंग था जिससे शायद हम उस तरह वाकिफ ना हों। गोल ऐनक के पीछे उनका पहला अफसानवी मजमुआ था और लफ्जों में तस्वीरें दूसरा अफसानवी मजमूआ था। दोनों संग मील से शाये हुए और एक बहुत ही मुनफरिद शय थी कि अफसानों के साथ पेंटिंग्स भी थी, क्योंकि आप मुसव्विर हैं और ये आपकी एक जहद थी जो हमने देखी। और कुछ चीज़ें ऐसी जो हम नहीं जानते वो हम मुमताज साहब से पूछेंगे। सर, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुशामदीद। सर, पहले तो ये बताइएगा कि अब जी फिल्म साजी के हवाले से कोरोना क्राइसिस की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री पूरी दुनिया की मुतासिर हुई है, तो आप क्या देखते हैं कि ये रिवाइव हो जाएगी? यानी सिनेमा की सतह पे हम दोबारा से सिनेमा जाएंगे, टिकट खरीद के फिल्म देखेंगे, या अब ये हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो गई है? देखें, आर्ट को सप्रेस तो किया नहीं जा सकता। हम्म। ये नहीं कि आर्ट पे काम होता रहता, चलता रहता, उसकी राहें नहीं निकल आएंगी। अच्छा, पाकिस्तान में मूवी थिएटर तो खुल गए हैं या खुल रहे हैं। हम्म। अच्छा, इधर अभी नहीं खुले, लेकिन अगर थिएटर की बात हो रही है तो थिएटर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ हो रहा है। मेरा मतलब कि मैं क्योंकि थिएटर के साथ भी इन्वॉल्व हूँ, मैंने 2 प्ले जी जी। यहाँ पे किए, स्टेज किए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और इधर उधर। अच्छा, वो अब जो तजर्बात यहाँ पे हो रहे हैं वो इस तरह हैं कि जो एक्टर हैं वो जूम पे, एक एक्टर कहीं बैठा है, दूसरा कहीं बैठा है, क्योंकि हम वो इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो जूम पे बैठे हुए डिफरेंट किरदार जो हैं वो डिफरेंट जगहों से जूम पे बैठ के वो अपना कैरेक्टर बोल रहे हैं। वाह। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक तजर्बा हो रहा है आजकल। कि पिछले दिनों आई ज्वाइंड एक जो है ना प्ले प्ले को जूम पे इस तरह है कि कोई कहीं बैठा, कोई अपने घरों से बैठ के वो कैरेक्टर बोल रहे हैं। अब ये एक तजर्बा, और मुझे यानी कि आप सप्रेस नहीं कर सकते आर्ट को। अगर सप्रेस होता तो मैं बोला कि फैज साहब जेल में थे तो उन्होंने इतनी खूबसूरत पोएट्री लिखी जब वो जेल में थे। तो एक क्रिएटिव रास्ता कोई ना कोई निकल आता है। अब इसी तरह एक और मुझे यूं ही लग रहा है कि हम जैसे अंधे हो गए हों। और एक प्ले था जो 18 सेंचुरी में हुआ था, उसमें 7 ब्लाइंड पीपल एक किसी आइलैंड पे स्टक हो जाते हैं। सही। तो वो प्ले अब रिसेंटली फिर दोबारा किया गया उसमें वो, लेकिन उसका जो तजर्बा ऐसा था, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा जूम के नाते से वो चीज जो वो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे बहुत ही मतलब कि मजा आता है उस एक्सपीरियंस को करके। तो जितने ऑडियंस थे उन ऑडियंस को ब्लाइंड फोल्ड दिया गया। ये बड़ा मशहूर प्ले है 18 सेंचुरी का। उसका जो राइटर था मोरिस मेडलॉक था। तो 18 सेंचुरी में वो दोबारा रिवाइवल किया। तो जो ऑडियंस थी, जब ऑडियंस आई तो उनको भी ब्लाइंड फोल्ड दिया गया था। ओके। तो वहां पे ऑडियंस भी वो एक्सपीरियंस करें जो वहां पे करेक्टर जो है
वो जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो ऑडियंस के आंखों पे वो था और वो जो है ना सारी बातें सुन रहे थे। इसी तरह मेरा मतलब है कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो उस वक्त टीवी से पहले आज तक वो मेरे ज़हन से जो है ना इंतजार हुसैन का आखिरी आदमी रेडियो पे आया। हाँ, तो उसमें जब जो है ना लोग, एक बस्ती के लोग जो हैं वो कुछ करते हैं जिसकी वजह से उन पे कहर नाजिल होता है, तो वो सब बंदर बन जाते हैं। तो उसमें एक आखिरी बंदर की कहानी थी कि वो कैसे कन्वर्ट हुआ बंदर में। तो मुझे यानी कि वो इतना हॉन्ट करता, तो अब तक वो मेरे ज़हन पे छाया हुआ था कि इसी तरह अब जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो टर्न ले रहे हैं या वो उनकी राहें डिफरेंट होती जा रही हैं। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है। लेकिन आपने पूछा है कि फिल्म का क्या होगा, तो फिल्म मुझे नहीं लगता कि बंद होगी, लेकिन जो ऑनलाइन फिल्में जो हैं और जो स्ट्रीमिंग का है उसका बिजनेस तो आसमानों पे चल गया है ना, आसमानों पे। नेटफ्लिक्स इज हॉलीवुड को उड़ा दिया उसने, नेटफ्लिक्स ने, और वो जो है दूसरा जो अमेज़न और इस तरह की जो सर्विसेज है, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, उनकी बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन जो सिनेमा है या मूवी थिएटर में जाने का जो रिचुअल है वो मुझे नहीं लगता कि खत्म होगा, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर का एक हिस्सा है, बहुत जरूरी। सोशल इंटरेक्शन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है कि वो हम समझे कि वो मर जाएगा, वो नहीं मरेगा। यानी कि सिनेमा और थिएटर जाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आप मतलब अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी नेटफ्लिक्स वगैरह आए, अमेज़न आए, तो कहा गया कि भाई अब सिनेमा खत्म हो जाएगा, बट जब एवेंजर्स जैसी फिल्म आती है तो वो दोबारा से लोग सिनेमा में जाके और बेतहाशा बार बार उसे देखा गया। वो इंसानी तारीख की, फिल्म की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म बनी। और जेम्स कैमरॉन ने भी ये बयान दिया था कि एवेंजर्स ने साबित कर दिया कि जो सिनेमा इंडस्ट्री है, थिएटर है, जाके स्क्रीन को देखना, वो कल्चर बाकी है पूरी ताकत के साथ। बट आपको लगता है कोरोना से बाहर उसमें कुछ कमी आएगी, या वो दोबारा से आप समझते हैं उसी कुव्वत के साथ इमर्ज होगा? देखिए, अभी जो हालात यहाँ पे हैं उसमें तो कमी नजर आ रही है, कमी नजर आ रही है। लोग लेकिन एसओपीज को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हर शख्स मास्क पहन के फिर रहा है। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, जब भी शाम को निकलता हूँ वॉक के लिए, तो हर आदमी ने मास्क पहना होता है। सड़कों पे ट्रैफिक बहाल हो गया, वैसे ही ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन स्टोर बंद है, बड़े स्टोर बंद है। या ग्रोसरी स्टोर में हम खाना वाना पिक करने जाते हैं तो हम वही 6 फुट का फासला रखते हैं। बगैर मास्क के स्टोर में आपको दाखिल नहीं होने देते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान रह के आए हूँ अभी 4 महीने वहां से, तो इसी कोरोना वायरस के दौरान ही बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंचा हूँ न्यूयॉर्क में। वहां पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि मान ही नहीं रहे कि ये सब फ्रॉड है और ये सब कोई साजिश है। ये यानी कि अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन लोग मर रहे थे, लाशें उठ रही थी, सब कुछ हो रहा था। उसके बावजूद, इतनी हकीकत को देखने के बावजूद वो नहीं मान रहा। ये एक अजीब से हमारे यहाँ तो इसे अभी भी साजिश ही तस्वुर किया जाता है। मगर आपने कहा बहरहाल सिनेमा इंडस्ट्री में कमी आएगी, तो मुझे फिल्म पे मैं थोड़ी और बात कर लूँ। जो आपकी फिल्म थी आर्ट इक्वल्स टू लव स्क्वायर, इसके बारे में बताइएगा कि इसको कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि इसको अवार्ड से नवाजा गया, तो 7 मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में ये इनाम की, अवार्ड की हकदार करार पाई थी। कुछ रिकॉल करिएगा उस मोमेंट को। 7 डिफरेंट, आपने क्या कहा कि फेस्टिवल्स में? जी कई इसको अवार्ड्स मिले, 7 अवार्ड्स मिले थे शायद, आप पर हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मेरी फिल्म की बात। जी। हाँ, मेरी फिल्म को जो जिस पे मैं बहुत फख्र जो है ना वो फील करता हूँ, वो हॉलीवुड के प्रोडक्शन का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला इसी आर्ट इक्वल लव स्क्वायर में। फिर यूरोप में मिला, फिर यूरोपियन अवार्ड उसको दिया गया। और इंडिया ने जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसकी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी पे दिया। तो इसी तरह काफी डिफरेंट अवार्ड मिले। तो उसकी मेरा मतलब है कि सिनेमाटोग्राफी और उसकी राइटिंग, उसकी प्रोडक्शन और उस पे और उसकी एक्टिंग क्वालिटी जो है वो किसी तरह भी कम नहीं है किसी
इंटरनेशनल फिल्म के मेयार पे। तो के बिल्कुल में आसी, हाँ। वो जिसने भी देखी उसने उससे सराहा, मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो ये बताएगा कि हम कुछ बरस पहले मिले थे, आपके ध्यान में प्रोजेक्ट था आज की अनारकली, तो वो हाँ, फिर मुकम्मल होने की समझ जा रहा है, या उसकी वजह कोई और फिल्म का प्रोजेक्ट है, या कोविड की वजह से ये पूरी एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है? कुछ फिल्म के हवाले से अपनी मसरूफियात को रोशनी डालिएगा। जब मेरी और आपकी मुलाकात हुई तो उस वक्त मैं फिर खिली अनारकली उसका नाम था। सॉरी, बिल्कुल, फिर खिली हाँ, अनारकली। फिर खिली अनारकली शुरू की हुई थी, उस पे काम हो रहा था। उसमें इन्वेस्टमेंट इंडिया से आ रही थी। जी। तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी, पाकिस्तान और इंडिया का मुश्तरका प्रोजेक्ट था, जिसमें आधे एक्टर पाकिस्तान से जा रहे थे और आधे उधर से आ रहे थे। मैं मतलब कि उसमें जवेद जाफरी वाज साइंड, और डैनी जो स्किन हेडेड नहीं है, जो विलन है, उन्होंने साइन कर लिया था। दे एक्सेप्टेड द स्क्रिप्ट, और उसके पास स्क्रिप्ट पहुंच गया था वो जो अनिल कपूर की बेटी है, सोनम। जिसने, हाँ, उसके पास स्क्रिप्ट पहुंच गया था, जिसने और यहाँ से बाकी के एक्टर जा रहे थे पाकिस्तान से। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब मेरी और आपकी मुलाकात हुई। तो जस्ट आफ्टर दैट वो जो इन्होंने बैन किए थे शिवसेना और इस तरह का मसला हुआ था, तो इन्होंने पाकिस्तानी एक्टरों को वापस भेज दिया था। तो फवाद खान और ये सब जब वापस आ गए थे, तो उसमें फिर मेरे फाइनेंसर ने कहा कि क्योंकि हमारी रिकवरी नहीं होगी अगर ये इंडिया में रिलीज होती है, फिल्म नहीं होती तो रिकवरी नहीं होगी। तो वो प्रोजेक्ट जो है फिर वहीं पे रुक गया। वो मैं शुरू करूंगा स्ट्रिक्टली विद द पाकिस्तानी एक्टर। वो बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ, तो वो पाकिस्तान में ही करूंगा, पाकिस्तान, लेकिन उसकी लोकेशन सारी न्यूयॉर्क की है। तो मुझे कोई वो नहीं है मैं सारे एक्टरों को न्यूयॉर्क ले आऊंगा, मैं यहाँ पे करूंगा। लेकिन उसके दौरान फिर मैंने एक और प्रोजेक्ट शुरू कर लिया था, जिसको मैंने 10% शूट कर लिया, देसी शेक्सपियर। और हाँ, देसी शेक्सपियर की बड़ी इंटरेस्टिंग उस लिखने की जो इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आपको महसूस करेगी कि मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग थी लंदन में। तो वहां पे मेरी मुलाकात हुई मोहम्मद हनीफ, जो हाँ, हाँ, जो किताब जिन्होंने एक्सप्लोडिंग मैंगो, और ये उनसे दोस्ती होगी। उन्होंने स्क्रिप्ट रीडिंग, मेरी जो आर्टिकल लव स्क्वायर है उसकी स्क्रिप्ट रीडिंग बुश हाउस में, बीबीसी के वो हेड थे उर्दू डिपार्टमेंट के, तो उसके बुश हाउस में मेरे स्क्रिप्ट की रीडिंग हुई। तो उसके बाद हम जो है ना वॉक कर रहे थे, हमारी गप लग रही थी। तो गप लगते लगते मैं उन्हें ना अम्यूज कर रहा था अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से कि मैं जंग में ग्रो अप हुआ, मैं जंग में रहता था। जब मैं हाई स्कूल से कॉलेज में गया तो हम शेक्सपियर के प्ले किया करते थे। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे खान खलीलुल्लाह खान, जिन्हें जुनून के हद तक जो है ना शेक्सपियर प्ले करने का शौक था। तो मैंने 7 ट्रेजेडीज वहाँ पे प्ले की हैं अपनी हाई स्कूल और कॉलेज इनिशियल FSC तक। तो वो हम कैसे करते थे कि थंडर स्टॉर्म आया तो वो पीपा नहीं होता, पीपे में डंडा घुमाते थे, तो गुड़ 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 उसके आगे माइक्रोफोन रखा, वो थंडर स्टॉर्म की आवाज निकली, फिर इस तरह करके, और उसकी अनाउंसमेंट कैसे होती थी ये वो। मैं सारे एक्सपीरियंस जो है ना उससे शेयर कर रहा हूँ हनीफ साहब से, और हनीफ साहब हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। तो फिर मैं रात को उन्हीं के घर ही सो गया। इतनी लेट हो गया कि वो ट्रेनें बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ लंदन इज अनलाइक न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क तो 24 घंटे चलती रहती, लेकिन वहां पे सर्टेन टाइम 12 बजे के बाद हर चीज बंद हो जाती। तो उन्होंने कहा आप कहाँ घर जाओगे, यहीं सो जाओ। तो मैं वहीं सो गया। हम सारी रात गप्पे लगाते रहे। तो यही शेक्सपियर की मैं एक्सपीरियंस इस थिएटर के। उसने कहा तू इस पे स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखता? ठीक है, ये मोहम्मद हनीफ का आइडिया था कि इस पे स्क्रिप्ट लिखो। तो मैंने कहा ठीक है। उसने कहा अगर तुम नहीं लिखोगे तो मैं लिख दूंगा। सही। तो एक थ्रेट थी उनकी तरफ से। मैं सारी रात मैंने उसकी कहानी जोड़ी। अगले दिन हम फिर मिले, मैंने उन्हें कहानी सुनाई। He loved it। उसने कहा बहुत जबरदस्त है। उसका जो प्लॉट था वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद मेरी दूसरी फिल्में शुरू हो गई। अच्छा, दूसरी फिल्मों के बाद जब ये फिर खिली अनारकली का ये डिजास्टर हुआ, तो मैं काफी हार्ट ब्रेकिंग था कि मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट शुरू होने वाला था और वो वहीं रुक गया। तो फिर मैंने देसी शेक्सपियर शुरू कर दी। देसी शेक्सपियर
का जो 10% है वो मैंने शूट कर लिया। वो ग्रीन स्क्रीन पे होना था कि उसमें जो इंग्लिश एक्टर है, एक कंपटीशन है जंग के गली मोहल्ले के लोगों का, और वो जो प्रोफेसर है उनका, शेक्सपियर एक्टर, रॉयल शेक्सपियर एकेडमी ऑफ लंदन, उनके साथ उनका कंपटीशन होता है। तो वो जो रॉयल शेक्सपियरियन एकेडमी के एक्टर हैं, जो शेक्सपियरियन एक्टर हैं, तो उनको मैंने शूट कर लिया। सही। तो बाकी का जो पाकिस्तान का हिस्सा वो रह गया, उसके लिए मैं आया हुआ था पाकिस्तानी। तो आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ लॉकिंग द एक्टर्स और लोकेशन प्रीटी मच लॉक हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो फिर ये कोरोना शुरू हो गया तो हर चीज वहीं स्टॉप हो गई। बट ये लेकिन कोरोना के बाद दोबारा से वो सब चीजें शुरू हो सकती हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि अभी मुमताज साहब ने बताया कि कैसे देसी शेक्सपियर, कैसे वो चीज़ों को मतलब एक फ्यूजन है, कोलाज है, जो मशरिकी और मगरिबी अदब है, फिक्शन है, जो आर्ट है, तो इस तरह के कई तजुर्बात इनके फिक्शन में भी नजर आते हैं, बहुत ही इंफरादी है। तो फिक्शन बनाने से पहले बस मैं एक स्क्रिप्ट का जिक्र करूंगा। भुट्टो साहब से मुतालिक आपने एक स्क्रिप्ट लिखा था जो बॉलीवुड स्क्रीन प्ले कॉन्टेस्ट में बेहतरीन स्क्रिप्ट करार पाया था। जी, मेरा एक स्क्रिप्ट है जो उसका नाम है द काइंड एग्जीक्यूशनर, तारा मसीह पे है। तारा मसीह जिसने भुट्टो को हैंग किया था, तो उसके ऊपर स्क्रिप्ट था। तो ये कंपटीशन में गया तो 4थी पोजीशन पे आया। हालांकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ सबमिशन थी, तो उनमें ये 4थे नंबर पे जाना मेरे लिए मेरे को लगा गांव से झंग के छोटे से गांव से आया हुआ, और वो, लेकिन उसकी स्टोरी बहुत एंगेजिंग, बहुत इमोशनली कनेक्टेड और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्ट्स उसके ऊपर बेस करते हैं, लेकिन है फिक्शन। लेकिन स्टोरी उसको उस एनवायरनमेंट में मैंने रख के लिखा है। तो जिस तरह मुमताज साहब ने कहा कि वो उनके लिए बहुत ही खुशगवार लम्हा था, वो हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खुशगवार लम्हा है। बताओ, मुसव्विर, फिक्शन निगाह, फिल्म साज, उन्होंने जो कुछ अचीव किया, जैसे बड़ी क्या कहते हैं, ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसी फीचर फिल्म्स बनाई जो अवार्ड्स की हकदार ठहरी, और मैं यकीन रखता हूँ कि मुस्तकबिल में भी हम उनके नाम का चर्चा करेंगे और बहुत ही मोहब्बत के साथ उनकी कामयाबियों का तस्करा करेंगे। फिक्शन पे आते हैं, अफसाना निगारी उनका एक वस्फ है। गोल ऐनक के पीछे पहला अफसानवी मजमूआ था लफ्ज़ों में तस्वीरें, और जहाँ तजुर्बा था तस्वीरों का भी उनके फिक्शन में। तो पेंटिंग्स और फिक्शन साथ साथ ये फ्यूजन कैसे हुआ? ये देखें, जो है ना, अफसाना जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक खास जबान यूज की जाती है, उसकी एक ग्रामर है, उसके लफ्ज हैं, उसके सब कुछ है। जो पेंटिंग है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मेरा मतलब कि उसमें आप कैद नहीं होते किसी ग्रामर के या किसी और के। तो एक विजुअल कोड है उस पेंटिंग्स में। एक जैसे शॉर्ट हैंड नहीं होती जी, अदालतों में एक बंदा बैठा शॉर्ट हैंड लिख रहा होता है, तो वो पेंटिंग विजुअल शॉर्ट हैंड है। और वो जब उन कोड्स को कारी जब अफसाना पढ़ता है और फिर उस पेंटिंग को देखता है, तो उसमें वो जो विजुअल इमेजेस हैं, उस इमेजेस को जब अनकोड करता है, तो उसका जो एक मॉडर्न अफसाने में जो एक उसका मजा है। मेरा मतलब है कि अब तो फिल्मों में और उसमें जो है ना, स्मेल को भी ऐड किया जा रहा है। यानी कि जिस तरह की खुशबू बादलों की है, बारिश की है, ये है वो, तो जो ऑडियंस है वो खुशबुएं भी करेगी। तो इसी तरह मॉडर्न अफसाने में मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट था कि उसमें विजुअल जो है, उस अफसाने का एक विजुअल जो है उसको भी एंटरटेन करे जो कारी है। कारी लफ्जों से अपनी तो एक वो जो है ना, एक इमेज उसका क्रिएट कर रहा है। मेरा तो हर कारी का एक पर्सनल ख्वाब होता है। उस ख्वाब में वो उन किरदारों को देख रहा होता है, वो अपने गली मोहल्ले के एनवायरनमेंट में उस एक कैरेक्टर को किसी ना किसी के साथ रिलेट करके उस कहानी का मजा ले रहा होता है। फिक्शन का ये बहुत मजा है। लेकिन जब उसके साथ एक विजुअल दे दिया जाता है और वो विजुअल भी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, तो उस एब्स्ट्रैक्शन में जब कारी को बसरी और उसके लफ्जों से जो वो इमेज क्रिएट करता है, उसका जो एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी में जो मॉडर्न अफसाना है,
उसमें उसका जो एक मजा वो लेता है, तो उस पे एक तजर्बा था जो कि बहुत कामयाब हुआ। मेरा मतलब है कि हाँ, कामयाब इस सेंस में भी हुआ कि 2017 में वो लफ्जों में तस्वीरें सबसे ज्यादा जो है बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट हुई उर्दू जबान की किताब। हाँ, वो है, यानी कि उसमें एक 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 नयापन जो था। पोइट्री पे तो आते हैं, मेरे मतलब पोइट्री पे बहुत लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं, तजर्बात किए हैं, लेकिन अफसाने पे तजर्बा नहीं हुआ था। तो वो इसकी वजह काफी ये सक्सेसफुल हुआ। बाकायदा वो खाके नहीं थे, इलस्ट्रेशन नहीं थी, पेंटिंग्स थी। और हम जानते हैं कि बदेसी जुबानों का किताबकार मास्को जब उर्दू में तर्जुमा किया करता था, तो अक्सर जो रूसी अदब के तराजिम हमारे पास आते थे उनमें स्केचेस तो होते थे किरदारों के, मगर ये मुसव्वरी थी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था जो कि बहुत कुछ बयान करता था। तो सर, आपकी तीसरी किताब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो वो हमसे शेयर करें। वो ताज़ा मामला है और हिंदुस्तान में भी उसकी अशात मुतवक्का है, या ग़ालिबन शायद हो गई है अगर मैं मिस कर गया हूँ। 2 किताबें एक तो आ गई है, वो मेरे ही अफसानों की गुरुमुखी में ट्रांसलेशन इंडिया में हुई है। अच्छा, इंडिया में की है वो तो ऑलरेडी पब्लिश हो गई है। दूसरी जो है पीली पत्ती चूना कम, वो आ रही है। बस ये कोरोना की वजह से मैं उसकी लॉन्च मैंने रोकी हुई है। तो वो अनकरीब वो भी इसी तरह एक अफसाना, हर अफसाने पे पेंटिंग है। क्या बात। क्योंकि ये तजुर्बा काफी कामयाब हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी अब हर किताब जो है, अब अगर मेरी पोइट्री की भी आ रही है अनकरीब, तो शायरी पोइट्री भी मेरी एब्स्ट्रैक्ट पोइट्री होती है, नसरी नज़में होती है। हाँ, उसके ऊपर पेंटिंग होगी, नज़म और पेंटिंग। और ये जो अफसानों की किताब है, अफसानों का मजमूआ है, उसमें हर अफसाने के साथ पेंटिंग है। तो उसमें 2 अफसाने मैंने आपके साथ हैं, पीली पत्ती चूना का। हाँ हाँ, हमारे कल्चर का और हमारी जबान का एक रिलेशनशिप है पान के साथ। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो उसकी जबान की तुर्शी और जबान का जो टेस्ट, और उस जबान का लफ्जों के साथ जो टेस्ट, और उस जबान का हमारे फिक्शन के साथ जो टेस्ट, वो उसको डिस्क्राइब दुनिया के किसी और कल्चर में नहीं हो सकता। वो सिर्फ पीली पत्ती के साथ जो पान हम लेते हैं, बिल्कुल, उसका जो मजा हमारी जबान और बयान का है, वो उसको इस तरह एक्सप्रेस मैंने किया है या करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। नहीं, उसके 2 अफसाने मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जी। याद होगा हल्का अरबाब ज़ौक़ में बिल्कुल हमने पढ़े थे। मैं जिक्र करना चाहूँगा, हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची के अंदर नशिस्त हुई थी और वहाँ उन्होंने एक अफसाना सुनाया था। और जैसे मैंने कहा कि मुमताज़ साहब के यहाँ हमें जो जदीद रंग है और उसका जो फ्यूजन है कहानी के साथ, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो इब्लाग न करे, इब्लाग मुकम्मल है मगर नयापन है, ताज़गी है। तो ये किताब भी हम उसकी मुंतज़िर हैं। और आप देख सकते हैं कि मुमताज़ साहब की जो किताबें हैं वो अपनी नौइयत की शायद एक अनोखी शय है, क्योंकि वो भी पेंटिंग्स और अफसानों का मर्जर है। तो आपके पास जो किताब आती है वो समझें कि आर्ट का एक खजाना आपके पास आ गया। तो सर ये बताइए कि उर्दू फिक्शन को आप कहाँ देख रहे हैं? ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि लिमिटेशन है, आप बाहर जाते हैं तो देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में उर्दू अदब का उस तरह जिक्र नहीं होता जैसे दीगर ज़बानों के अदब का जिक्र होता है? तो क्या ये हमारा परसेप्शन है कि उर्दू कहीं नहीं है, या ये वाकई मसला है, और अगर मसला है तो उसका हल क्या है? मैं मतलब है कि उसको अगर लार्ज स्केल पे तो देखे ना, जहां जहां उर्दू बोली जाती है, या जहां जहां पाकिस्तानी या इंडिया या बांग्लादेश जहां जहां उर्दू का एक्सपीरियंस होता है, वो जहां जहां बसे हैं, वो उर्दू से उनका तल्लुक छूटता नहीं है और छूट भी नहीं सकता, कहीं ना कहीं। लेकिन बाहर की अगर बात की जाए तो आने वाली नस्लों में कम होता जा रहा है डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि उर्दू और स्पेशली फिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा अंग्रेजी अदब से आया है उर्दू में, और फिक्शन भी, शॉर्ट स्टोरीज भी, अफसाना भी और नावल भी, ये सारा उधर से ही आया। अच्छा, उसमें हम किसी न किसी हद तक वेस्टर्न सेंसिबिलिटी, वेस्टर्न लिटरेचर से हम कहीं ना कहीं से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन अगर हम प्योर अपने ही उस पे रहें तो उसकी एक बड़ी खूबसूरत सी एक स्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सी चीज निकलती है जो कि पूरी दुनिया उसको देखना चाह रही होती है।
कि इस कल्चर में फिक्शन को कैसे लिया जा रहा है। मेरा मतलब कि रशियन फिक्शन जो है वो चाहे यूरोपियन या फ्रेंच जितना भी कह लें, रशियन फिक्शन की अपनी एक स्ट्रेंथ है। इसी तरह क्योंकि हमारे यहाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत कम है, हम मार्केटिंग पे बिलीव नहीं करते। हालांकि फिक्शन तो चाइनीज फिक्शन कितना स्ट्रांग है, मेक्सिको का फिक्शन कितना स्ट्रांग है, लेकिन हमारे तक हमें मिलने में नहीं आता। हमें ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि फ्रांस से मिल जाता है या जर्मनी से मिल जाता है, वो भी क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है, वो मार्केटिंग बहुत करते हैं। अंग्रेजी को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, मेरा मतलब उर्दू से ज्यादा अंग्रेजी। आप देख लें पाकिस्तान में भी इतना उर्दू लिखने वाला है, कोई मुसन्सर हसन तारड़ की 40 किताबें, उससे ज्यादा किसी ने एक किताब लिखी होगी और वो पूरी दुनिया में छा जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। जी जी बिल्कुल। उनकी एक दो किताबें आई हैं, वो पूरा पाकिस्तान जो है हर जगह उस किताब को उठा के उसकी बात कर रहा होता है। एक उर्दू लिखने वाला, मेरे उदास नस्लें हैं, आग का दरिया है, यानी कि वर्ल्ड मास्टरपीसेस हैं ये किताबें जो है। अच्छा, उनके ऊपर हमारा एक हम लोगों का अपना एक जो है ना, हमारा कॉम्प्लेक्स है। हम राइटर मानते उसी को हैं जो अंग्रेजी बोल रहा हूँ, हम राइटर मानते उसी को हैं जो बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न सेंसिबिलिटी और उन अदब और आदाब के साथ अपने आप को पेश करें, और या फिर जबान की प्रोग्रेस जो है वो उस लेवल उस तरह की जाए। बिल्कुल। तो ये हमारे कारी पे बहुत ज्यादा, कारी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उर्दू राइटिंग को उस लेवल पे या उसके स्टैंडर्ड को। ये बड़ा मसला है जी। ये एक बड़ी संजीदा बात की मुमताज साहब ने, इस पर मैं भी अपने कॉलम्स में तस्करा करता रहा हूँ कि इसी खित्ते की, यानी पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान अगर हम चले जाएं, तो इसी खित्ते की कहानियाँ अंग्रेजी में बयान करने वाले फिक्शन निगारों को बैन-अक़वामी एजाज़ात से नवाजा जाता है और उनकी किताबों को हाथों हाथ लिया जाता है। मगर उसी खित्ते की उर्दू ज़बान में बयान करदा कहानियाँ जो कि कुतुलैन ने, अब्दुल्ला हुसैन ने, तारड़ ने बयान की, इम्तियाज़ साहब ने बयान की, चूंकि तर्जुमा नहीं हुआ तो शायद वो उस तरह पहुंची नहीं। और मार्केटिंग का एक फैक्टर जो मुमताज़ साहब ने बताया। सर यूं तो बात हो तो ख़त्म ही ना हो, बेशुमार सवालात हैं, मगर आज पहली नशिस्त थी, आपसे इस जूम के जरिए रब्ता हुआ और मेरी ख्वाहिश होगी कि आने वाले वक्तों में भी हम कराची के कुछ दोस्तों के साथ कोई लाइव सेशन रख सकें जिसमें हम बात करें फिल्म के ऊपर और कराची से कुछ फिल्मी नक्काद या कुछ हिदायतकारों को इकट्ठा करें और आपको दोबारा जहमत दें। मैं हाजिर हूँ। मैं अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना, कनेक्ट करना मेरे लिए इज्जत, मेरी रगों में खून दौड़ने लग जाता है जब मैं पाकिस्तानियों के साथ जो है वो मिलता हूँ, उनके साथ बात होती है, तो मेरा मतलब कि मेरी सांसें चलनी शुरू कर जाती। तो इसीलिए मैं तो पाकिस्तान से निकला ही नहीं हूँ। मैं यहाँ भी हूँ तो मेरी सारी कहानियां पाकिस्तान की गलियों, हाँ, पाकिस्तान की गलियों और वहीं के करैक्टर होते हैं, और चाहे उनकी नफ्सियात कुछ हो, उसकी एप्लीकेशन कुछ भी हो, चाहे वो मॉडर्न हो, लेकिन सब्जेक्ट मेरे वहीं के ही होते हैं। सब्जेक्ट वहीं के होते हैं। हाँ। और आपको भी हम अपने साथ ही महसूस करते हैं। और अगर आप एक बार मुमताज साहब से मिल लें तो बिल्कुल आप एक ऐसा दोस्ताना माहौल, बैन-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो शायद एक फासला बरते, मगर ये बहुत ही मोहब्बत के साथ यूं आपसे मिल बैठते हैं कि आप एक तरह से दोस्ती का ताल्लुक पैदा हो जाता है। तो सर बहुत शुक्रिया, ज़िंदगी रही तो एक बार फिर आपको ज़हमत देंगे, आपके इल्म से इस्तिफ़ादा करेंगे और फिर हम चाहेंगे अगली नशिस्त में कि आपसे कोई अफसाना भी सुने, कोई नस्ली नज़्मों का तज़किरा किया वो भी सुने। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा अगर आपने प्रोग्राम देखा तो अपना फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें। मुमताज़ साहब का जो मुकम्मल प्रोफाइल है एक्सप्रेस अखबार के लिए मैंने किया था, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब के, आप उसे देख सकते हैं। सर एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करूँ कि मुझे मौका दिया आपने। मैं नहीं सर, अपने दोस्तों से, हाँ, ऑलवेज वेलकम, हमेशा हाजिर। ओके थैंक यू जनाब, सर। थैंक यू। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। खुदा।